मैं क्या कहता कैसे भी कहता, मैं क्या कहता कैसे भी कहता, ये इंतजार और लंबे इंतजार में ना बदल जाए ये सोचता रहे। कोरवा जनजाति के बच्चे हैं सर, ऐसे बच्चे हैं जो अपने घरों से निकल के नहीं आते, आपको घर बुलाने जाना पड़ता है कि चलो स्कूल का टाइम है, आ जाना, कम से कम खाना खा के आ जाना। सर ऐसी जगह पे, ऐसे सुदूर अंचलों में हम अपनी सेवाएं दे रहे हैं जहाँ लोग भविष्य लिखना नहीं जानते थे, और ऐसे जगहों पे हम जाके सार्थक भविष्य का सपना दिखाए हैं उन लोग को, और आज 1.5 साल बाद हम निकल जाएंगे एक नौकरी से, तो उनके मन में भी तो प्रश्न चिन्ह आएगा ना सर। मेरी जो पोस्टिंग हुई है वह बीजापुर के उसूर ब्लॉक में, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी गांव का, क्योंकि वो अति संवेदनशील क्षेत्र है, वो मेरी सेफ्टी के लिए शायद ठीक ना हो, इसलिए ऐसी जगह है जहाँ हमेशा फायरिंग होती रहती है। ऐसी जगह में मेरे पति अपना काम धंधा छोड़कर मेरे सपोर्ट में आए, क्योंकि मैं थोड़ा पीछे हट गई थी, लेकिन इन्होंने कहा कि अगर आपकी वहाँ पोस्टिंग हुई है तो वहाँ के बच्चे, अगर आप नहीं जाओगी तो वहाँ के बच्चे तो अशिक्षित रह जाएंगे ना, तो इसलिए यह मेरे सपोर्ट में आए, मुझे हिम्मत दिलाई, और अब 1.5 साल बाद हमको निकाला जा रहा है। हम ऐसी जगह में है जहाँ इनका काम भी नहीं चल रहा है, ये खाली बैठ गए हैं। अब अगर हमारी नौकरी चली जाती है तो हम तो रोड पर आ जाएंगे। कर क्या रहे हैं एसी रूम में बैठ करके? ये करोड़ों युवाओं के भविष्य को दांव लगाने के लिए एसी रूम में बैठ के ऐसे नियम बनाते हैं जिसका कोर्ट पलीता लगा देती है। कांग्रेस भाजपा ना करे इसमें। अभी हमारा जो केस चल रहा था जिसपे हम बाहर हो रहे हैं, वो केस तो कहीं भर्ती विज्ञापन में मेंशन नहीं था, तो छत्तीसगढ़ में कौन अधिकारी थे उन पे एक मृत्युदंड दे दें, और 2018 में एनसीटी का जो गजट बना था वो कौन अधिकारियों ने बनाया था, उस पर मृत्युदंड दे दें। तो सहायक शिक्षक जो 3000 लोगों का परिवार है उनको बचा ले, हमारी कोई गलती नहीं है, इनकी कोई गलती नहीं है, बिना गलती के इनकी सजा ना दे। विनम्र निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के इनसे प्रार्थना करता हूँ कि वो ये 3000 परिवार को किसी अन्याय में जाने के लिए बचा ले। हम माता पिता सब मुझ पे आश्रित है सर। मैं अभी इस समय में अपने माता पिता को कहाँ लेके जाऊँगी सर? मेरे पापा 70+ हो गए हैं। मैं अपने पिता, अगर मेरे माता पिता बीमार भी हो जाते तो मेरे को तो इलाज कराने के लिए भी उनके फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा सर। मेरे रातों की नींद उड़ गई है, हमारी कोई गलती नहीं है, और हमारा संविधान भी यही कहता है कि किसी के साथ अन्याय ना हो, तो हमारे पास और कोई रास्ता दिखता ही नहीं है। और हम सरकार से अपनी गलती मांगते हैं कि हमारी गलती क्या है, कि हमने गजट पत्र को देखा या हमने नोटिफिकेशन को देखा, हमारी गलती क्या है, हम ये पूछ रहे हैं सरकार से। कहते हैं निश्चित है तो तबाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। इस दुनिया में कहीं ऐसी तफसील नहीं मिलती दोस्तों, कातिल ही लुटेरा है और कातिल ही सिपाही है। और ये कहने का मेरा ये मतलब है क्योंकि छत्तीसगढ़ में अभी कुछ हालात अलग चल रहे हैं, वो भी शिक्षक को लेकर। डीएड वाले अलग प्रदर्शन कर रहे थे, अब बीएड जो सहायक शिक्षक हैं उनकी नौकरी का खतरा, उनको नौकरी से निकाले जाने की जो खतरे हैं वो अब पूरे तरीके से साफ हो चुका है। और इसी को लेकर ये लोग तूता के मैदान में आए हुए हैं, पढ़ाई छोड़ के, स्कूल में पढ़ाई छोड़कर अब ये लोग यहाँ आए हैं। और क्या इनकी पूरी की पूरी मांग है इसी को लेकर जानते हैं हम। और ऐसा नहीं है कि 1-2 आए हैं, पूरे के पूरे जितने सहायक शिक्षक हैं वो लामबंद होकर आए, सरगुजा से पैदल ले रायपुर पहुँचे, अनुनय कर रहे हैं सरकार से। अब उन अनुनय का कुछ फ़ायदा होगा कि नहीं होगा पता नहीं। आप ही के साथ में, कहाँ से आए हो आप? मैं जसपुर के बगीचा ब्लॉक में पदस्थ हूँ, भुरसाकोना PS भुरसाकोना में मैं कार्यरत हूँ। और मैं जो है उलकिया गांव से हूँ, मेरा ससुराल है वहाँ पर, और वहाँ से मैं यहाँ पर आई हूँ। जशपुर से मुख्यमंत्री के गृह जिले से? जी जी जी। आप, कोर्ट ने कह दिया है कि अब आप लोगों को निकाला जाए और एक नई सूची जारी की जाए। इतना बड़ा धक्का तो लगा है, इतने साल पढ़ाते हो गए, 1 साल के करीब। जी सर। क्या कहिएगा? सर कोर्ट ने कहा है कि हमको जो है कि एक नई सूची जारी की जाए, है ना। और क्योंकि मैं बीएड धारी हूँ और मैं अभी पिछले साल भर से ऊपर से वहाँ पर कार्यरत हूँ, मैं बस ये चाहती हूँ सर कि जो हमारी सरकार के ऊपर आस्था है, आज तक बनी हुई है, वो आस्था सरकार हमारी ज़रूर बना के रखेगी, मेरा पूर्ण विश्वास है। क्योंकि मैं जो है एक आदिवासी परिवार से हूँ, ST हूँ सर, मैं आदिवासी परिवार से हूँ, और जो हमारी सरकार है वो भी आदिवासियों की ही सरकार है, विष्णुदेव साई की सरकार है। और क्योंकि हम आदिवासी हैं, हम ये विश्वास करते हैं कि हमारे जो प्रमुख हैं, मुखिया हैं, वो हमारी रक्षा करेंगे, हमारी सेवा की सुरक्षा करेंगे और हमको बेरोजगार होने से बचाएंगे। हम एक गरीब परिवार से आते हैं सर, और मेरे परिवार में केवल अकेली एकमात्र मैं कमाने वाली हूँ, और अगर मेरी नौकरी इसमें किसी तरह
का कोई खतरा आ जाता है तो मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए बहुत बड़ा धक्का होगा सर। तो मेरा जो सरकार है, सरकार से ये निवेदन है कि हम जैसे जो है परिवारों को बेरोज़गार, बेसहारा होने से बचाएंगे, हमारे लिए कोई बीच का रास्ता निकालेंगे जिससे कि हम जो है जीवन में आगे और आगे बढ़ने के रास्ते को अपनाएं और अपने परिवार को भी आगे बढ़ा सके सर। आप कहाँ से आए हो? जी आँख में आंसू हैं आप। जी, मैं इसलिए रो रही हूँ सर क्योंकि मैं अपने पति के लिए रो रही हूँ। मेरी बूढ़ी जो विधवा सास है, मैं उसके लिए रो रही हूँ क्योंकि जब मेरी नौकरी लगी, नौकरी से पहले पढ़ाई के लिए मेरे पति ने मुझे मेरा पूरा साथ दिया। मुझे अपना घर का सारा काम करते थे सिर्फ मेरी पढ़ाई के लिए। मैंने दिन रात मेहनत करके पढ़ाई पास की, मेरिट में नंबर लाया। उसके बाद अभी 1.5 साल बाद हमको निकाला जा रहा है। मेरी जो पोस्टिंग हुई है वह बीजापुर के उसूर ब्लॉक में, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी गांव का क्योंकि वो अति संवेदनशील क्षेत्र है, वो मेरी सेफ्टी के लिए शायद ठीक ना हो। इसलिए ऐसे जगह है जहां हमेशा फायरिंग होती रहती है। ऐसी जगह में मेरे पति अपना काम धंधा छोड़कर मेरे सपोर्ट में आए क्योंकि मैं थोड़ा पीछे हट गई थी, लेकिन इन्होंने कहा कि अगर आपकी वहाँ पोस्टिंग हुई है तो वहाँ के बच्चे, अगर आप नहीं जाओगी तो वहाँ के बच्चे तो अशिक्षित रह जाएंगे ना। तो इसलिए यह मेरे सपोर्ट में आए, मुझे हिम्मत दिलाई और अब 1.5 साल बाद हमको निकाला जा रहा है। हम ऐसी जगह में है जहाँ इनका काम भी नहीं चल रहा है, ये खाली बैठ गए हैं। अब अगर हमारी नौकरी चली जाती है तो हम तो रोड पर आ जाएंगे, ज़ीरो पर आ जाएंगे हम। और मेरी ये इकलौते पुत्र हैं, अपनी विधवा माँ को, बूढ़ी माँ को घर पर अकेले छोड़कर। हमारा जो घर है, निवास स्थान है, वह पोस्टिंग से 1000 किलोमीटर दूर है। उतना दूर अपनी अकेली माँ को छोड़कर वह सिर्फ मेरे और मेरे सपोर्ट के लिए आए हैं ताकि मेरा सपना पूरा हो सके। तो अब बताइए सर कि हम कहाँ जाएँ, क्या करें? सरकार से गुहार है कि हमारी नौकरी को बचाए रखे, हमें समायोजन करे ताकि मेरे साथ साथ और भी कई सारी कहानियाँ हैं तो उनकी परिवार असहाय ना हो। आप हस्बैंड हैं? जी, आप साथ ही रहते हैं इनके? जी, साथ में रहता हूँ मैं। थोड़ा सा मेरा गला ठीक नहीं है, इसलिए मैं सरकार से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि निर्दोष सहायक शिक्षक जो 3000 लोगों का परिवार है उनको बचा ले। हमारी कोई गलती नहीं है, इनकी कोई गलती नहीं है, बिना गलती के इनकी सजा ना दे। विनम्र निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वो ये 3000 परिवार को किसी अन्याय बचाने के लिए बचा ले। बस यही करना चाहता हूँ। थोड़ा गला गुस्सा हुआ है। कई लोग हैं, अलग अलग कहानियां हैं, अलग अलग, ये पूरे के पूरे बस्तर और सरगुजा संभाग में पदस्थ हैं। अब इनकी सेवा पर खतरा है। आप कहाँ से आए हो मैम? सर मैं सरगुजा से आई हूँ, सरगुजा संभाग से आई हूँ। सूरजपुर में अभी पढ़ा रही हूँ स्कूल में जी। और मैं यहाँ सरकार से अनुनय प्रार्थना करने आई हूँ कि हमारी नौकरी सुरक्षित कर दें। हम अपने घर में अकेले कमाने वाले हैं, माता पिता बुज़ुर्ग हो गए हैं, हम माता पिता सब मुझ पे आश्रित हैं। सर मैं अभी इस समय में अपने माता पिता को कहाँ लेके जाऊँगी सर? मेरे पापा 70+ हो गए हैं। मैं अपने पिता, अगर मेरे माता पिता बीमार भी हो जाते तो मेरे को तो इलाज कराने के लिए भी उनके फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा सर मेरे लिए। तो कुल मिला के बात वही है। लेकिन एक जो बात हमेशा सामने आई ना इसमें कि बीएड वाले पात्र हैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने के लिए, बीएड वाले, अब ये जो कन्फ्यूज़न है उसी को थोड़ा सा मैं संशय दूर करने के लिए मुझे अच्छे से अगर कोई बता पाए, जो पूरा परीक्षा हुआ, बहुत से लोग जैसे कहते हैं, जैसे आप ही लोग कहते हैं कि अगर आप लोग पात्र थे तो पास क्यों नहीं कर पाए, वो जो पूरा सिनेरियो हुआ था उस समय का, इसको अगर शुरुआत से बताना चाहें क्या हुआ? देखिए, ये तो भारत के लोकतंत्र में एक दुर्भाग्य का विषय है कि भारत सरकार जो है एक राजपत्र में बाकायदा नियम प्रकाशित करती है 2018 में कि बीएड करने के बाद आप 1 to 12 पहली से लेकर के 12वीं तक पढ़ा सकते हैं। उसी के आधार पर, क्योंकि एनसीटी शिक्षकों की अर्हता को लेकर के नियम बनाती है जिसको देश के सभी राज्य मानने के लिए बाध्य है, जिसके चलते ही सभी राज्यों ने उसी के आधार पर, भारत सरकार के राजपत्र के आधार पर अपना भर्ती नियम बनाया। और उस भर्ती नियम के आधार पर छत्तीसगढ़ का जो व्यापम, जो प्रतियोगी परीक्षा लेता है, वो प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने के लिए बाकायदा विज्ञापन निकाला लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा। और उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि सहायक शिक्षक बनने के लिए योग्यता बीएड और डीएड दोनों हैं। बीएड डीएड दोनों उस विज्ञापन को देख के तैयारी किए। नहीं, उससे पहले कोर्ट का जो फैसला आया था उसके बाद आया कि पहले आ गया था? जी, कोर्ट का फैसला जब तक हम पेपर दिए थे तब तक कोई ऐसा फैसला नहीं आया था, ना कोर्ट केस की जानकारी हमारे विज्ञापन में लिखी हुई थी। जब हम सभी लोगों ने अपनी पेपर दे लिया, मेरिट लिस्ट में हमारी सूची आ गई, जिसके बाद कोर्ट का फैसला आता है, उसको आधार बना करके डीएड वाले चले जाते हैं कोर्ट में, इसको गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन करते हुए। तो इसमें ये होता है कि पहले तो सुप्रीम कोर्ट वो जाते हैं, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट जाते हैं, तो हम लोग को काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाता है। उसके बाद हमारी जो टीम है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के बाद हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो वहाँ पर हमको एक स्टे ऑर्डर मिल जाता है कि ये पूरी प्रक्रिया
अंतिम स्तर पे थी। तो इनको क्या किया जाए, नियुक्तियां दे दी जाए, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने दिया जाए। तो काउंसलिंग में हमने पार्टिसिपेट किया, उसके बाद विगत 1.5 वर्षों से नौकरी कर रहे हैं। लेकिन हालांकि उसमें बोला कि मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में चलती रहेगी। तो हाई कोर्ट में फैसला हम लोग के प्रतिकूल आया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ पर भी फैसला प्रतिकूल आ गया। लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ी गलती सरकार की गलती ये है कि जब भी माननीय जज पूछते थे कि ये 3000 लोगों के परिवार का सवाल है, तो क्या सरकार के पास ऐसा कोई प्लान है जिसको बचाया जा सकता है, कोई समायोजन किया जा सकता है, सरकार इनके लिए क्या सोचती है। तो हम लोगों ने बार बार मिन्नत किया कि तुषार मेहता जी को उतारा जाए। सेम मामला मध्य प्रदेश में चल रहा था, तो मध्य प्रदेश में तुषार मेहता जी को उतार करके मध्य प्रदेश के बच्चों का भविष्य संवार लिया गया, बचा लिया गया। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा एक अच्छे वकील को वहाँ पर उपस्थित ना करने के कारण हम सबकी जो मांग है, हम सबकी जो बातें अच्छे से नहीं होने के कारण आज हमको नौकरी से बाहर होने की तैयारी की जा रही है। तो शासन से मैं अनुरोध करूंगा कि इन बच्चों की कोई गलती नहीं, हम सबकी कोई गलती नहीं। विज्ञापन के आधार पर हमारी भर्ती हुई है ना, छत्तीसगढ़ के राजपत्र के आधार पर भर्ती हुई। अगर इस प्रकार से राजपत्र कोर्ट में पिट जाता है तो ऐसे सेक्रेटरी IAS लेवल के लोग बैठ करके नियम बनाते हैं, ये तो फिर उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। ये कर क्या रहे हैं AC रूम में बैठ करके? ये करोड़ों युवाओं के भविष्य को दांव लगाने के लिए AC रूम में बैठ के ऐसे नियम बनाते हैं जिसका कोर्ट पलीता लगा देती है। तो इन सारे जो ठगे हुए बच्चे हैं, ये बिल्कुल चिट फंड कंपनी की तरह है। चिट फंड कंपनी जो झूठे वादे करती है उसके बाद वो फरार हो जाती है। NCT वैसे ही फरार हो गई। इनके पक्ष को रखने के लिए NCT ने कोर्ट में कोई अच्छा जवाब नहीं दिया, ठोस जवाब नहीं दिए, जिसके कारण ये एक तरफा फैसला आया। तो इस कारण हम सबको इस धरना प्रदर्शन आंदोलन में बैठना पड़ा है। सरकार से हम विनती कर रहे हैं कि हमारी कोई गलती नहीं है, हमारी नियुक्ति बचा ली जाए। फिर भी इसमें सरकार के द्वारा राजनीतिकरण कर दिया जाता है कि ये कांग्रेस की गलती है। मैं स्पष्ट बताना चाहूँगा कि कांग्रेस की गलती नहीं है। भारत सरकार के राजपत्र NCT के द्वारा नियम बनाया गया, उसको राज्य ने फॉलो किया, लागू किया, उसके आधार पर हम पेपर दिए। और 2 काउंसलिंग विगत कांग्रेस के शासनकाल में नियुक्तियाँ हुई और 2 काउंसलिंग भाजपा शासनकाल आने के बाद हुई है। तो इसमें राजनीति ना करे, शिक्षकों के भविष्य को संवारे और हम सबके साथ न्याय हो। शिक्षकों की बात वही है कि भविष्य को लेकर ये लोग आशंकित हैं। आप कहाँ से हो? जी, मैं बस्तर से हूँ, तो मैं अपनी बस्तरिया भाषा में, हल्बी भाषा में अपनी बात रखूँगा। मैं बस्तर ले पल्ले, बस्तर चु आए, बस्तर चु पिला आए, मैं बस्तर ले पल्ले बढ़ ले और होता है पढ़ाई कर ले, होता है B.Ed कर ले। अब मके बस्तर ने नौकरी कर तो आज अभी संघर्ष करूँ पड़े से। मैं चु पढ़ाई बस्तर में होली से मैं B.Ed वाले बस्तर में कर ले, लेकिन गवर्नमेंट में नहीं होली, प्राइवेट में करूँ पढ़ ली। तो मैं प्राइवेट में कर रहा था तो मेरे पास पैसों की कमी थी। तो मेरी माँ, हालांकि मेरे पिताजी नहीं हैं, मेरी माँ जो समूह में काम करते हैं उन लोग, वे जब भी प्राइवेट में पैसों की ज़रूरत होती तो वो अपने समूह से पैसा निकाल कर मेरे लिए फ़ीस भरते थे। और जब भी ज़रूरत होता था कुछ बिना पूछे ही, जब मैं पैसे मांगता था बिना पूछे वो पैसे ला कर देते थे कि मेरा बेटा पढ़ाई करेगा। और आज ये स्थिति हो गई है, मैं उनको ये बता ही नहीं पा रहा हूँ कि आगे क्या होगा। और जब मैं B.Ed कंप्लीट किया तो मैं पूछा क्या करूँगा, तो बोले घर वाले बोले कोचिंग कर ले। तो उन्होंने कोचिंग के लिए पैसा दिया, मैं मना कर रहा था। कोचिंग के लिए पैसा दिया, 10,000 रुपये दिए। उसके बाद मैंने नहीं मांगा। फिर कोचिंग में और पैसे की ज़रूरत थी तो बेरोज़गारी भत्ता, पूर्ववर्ती सरकार में बेरोज़गारों के लिए बेरोज़गारी भत्ता लागू था। तो मैं जब बेरोज़गारी भत्ता मिलता था 2,500 रुपये, मैं 2,000 रुपये कोचिंग फ़ीस जमा करता था और 500 रुपये अपने लिए चलाता था। अब ये हो गया है, ना बेरोज़गारी भत्ता मिल रहा है। अभी हम संघर्ष कर रहे हैं। बस्तर के लोग बस्तर में सर्विस करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैं बस्तर चुपिला छत्तीसगढ़ जो मुख्यमंत्री संग बस्तर चु सपाय लोग मन के पूछेन से कि आमच्या संग कसन अन्याय होइसे, तुमन काय का जे सपाय चुप आसात की आम्ही B.Ed धारी आपलो बस्तर में सर्विस करतो काजे, नौकरी करतो काजे, इतरो तरसून से इतरो दिन रात आज 4था दिन आए कि तूता में उन बसलू से। तो मैं सपाय बस्तर चू छत्तीसगढ़ चू सपाय लोग के विनती करें से तुमन मन आमचू संघर्ष के जाना सुना और आमचू साथ दिया। धन्यवाद। तो आप समझिए गोंडी में अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे थे। दुबे जी, एक चीज़ बताइए, अभी जैसे समायोजन की बात हो रही है, आपका एक तर्क ये भी है कि कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ शिक्षक विहीन है, उन्हीं में डाल दिया जाए, तो ये लगता है व्यवहारिक?
क्या निश्चित रूप से प्रदेश में बहुत से पद अभी रिक्त हैं और ये मेरा नहीं कहना है। विधानसभा में जब क्वेश्चन होता है तो माननीय जो शिक्षा मंत्री हैं वो एक नहीं कई बार जवाब दे चुके हैं कि हमारे यहाँ प्रदेश में बहुत से पद रिक्त हैं जिनको हमको भरा जाना है ताकि शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके। और मुझे लगता है कि आज ये जो हजारों की संख्या में जो सहायक शिक्षक यहाँ बैठे हैं, इनका एक ही मांग है कि बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षक है उनकी नौकरी को सुरक्षित करे शायद सरकार। और ये ऐसा ही नहीं आए हुए हैं भाई, इनके लिए बराबर राजपत्र प्रकाशन के बाद में वैकेंसी निकला है, वैकेंसी में ये लोग चयनित हुए हैं और ये मेरिट में आए हुए हैं तभी यहाँ पर हैं, अच्छे अंक पाए हैं तभी ये यहाँ पर हैं। तो इनकी एक ही मांग है कि इनके सर्विस में किसी भी प्रकार का खतरा ना बने। रही बात सरकार का विषय है, सरकार चाहे, देखिए कोर्ट है, माननीय न्यायालय है, उसका सम्मान सभी कर रहे हैं और हम भी करते हैं, माननीय न्यायालय से ऊपर हम नहीं हैं। लेकिन हमारा ये कहना है कि सरकार के पास बहुत से ऐसे रिक्त पद हैं जहां पर इनका समायोजन किया जा सकता है, क्योंकि गलती इनकी नहीं है, गलती सरकार की है। और यह विषय सिर्फ 2900 सहायक शिक्षकों से जुड़ा विषय नहीं है, पूरे प्रदेश के 2 लाख जो शिक्षक समुदाय हैं उनसे जुड़े हुए जितने भी संगठन हैं पूरे इनके साथ हैं। और आज इस संदेश को लेके मैं आया हूँ। हम लोगों के छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा का एक बैनर है जिसमें मैं प्रांतीय संचालक होने के नाते इन लोगों को समर्थन करने आया हूँ और पूरे धीरे धीरे प्रदेश के सभी जो प्रदेश अध्यक्ष यहाँ आपको दिखेंगे। हम सरकार से टकराना लड़ना नहीं चाहते, हमारा यह धरना प्रदर्शन अनुनय धरना है, अनुनय यात्रा है। हम अनुनय कर रहे हैं सरकार से कि गलती जो है सरकार की है, उसका खामियाजा हमारे इन साथियों को ना भुगतना पड़े। सरकार बीच का कोई रास्ता निकाले और सरकार यदि बाहर करने के दिशा में यदि कोई ऐसा सोच विचार यदि रखती है तो उसको तत्काल त्याग दे। और यदि ऐसे सरकार करेगी तो निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था चौपट वाल होने वाली स्थिति बन जाएगी, क्योंकि यह लड़ाई 2900 शिक्षकों की नहीं, मैं पहले पुनः इस बात को दोहरा रहा हूँ, पूरे प्रदेश के शिक्षक सड़क में उतर जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा विषय ये है कि विज्ञापन प्रकाशन के बाद में मेरिट में आए हुए बच्चे ही यहाँ चयनित हुए हैं, कहीं ऐसा नहीं है कि किसी भी प्रकार का कोई यहाँ पर फर्जी तरीके से आया है। रही बात विज्ञापन में क्या है नियम, ये तो सरकार को तय करना था, एनसीटी का नियम तो सरकार को तय करना था। तो ये जो गलती सरकार का है तो सरकार को चाहिए कि अब समाधान का रास्ता निकाले और इन सहायक शिक्षकों को यहाँ ना बैठना पड़े, तत्काल घोषणा कर दे। मैं माननीय विष्णुदेव सरकार जी से निवेदन करना चाहूँगा, पूरे मंत्रिमंडल से निवेदन करना चाहूँगा, विपक्ष से निवेदन करना चाहूँगा कि इस विषय में राजनीति ना करें। ये ऐसा संवेदनशील विषय है जिनका चयन विधिवत हुआ है, पूरे नियमों के तहत हुआ है और इनके सर्विस को सुरक्षित रखते हुए आगे इनके लिए घोषणा करे सरकार कि किसी भी प्रकार के इनके सर्विस को खतरा नहीं है। निश्चित रूप से स्कूल में जाकर लौटेंगे और अच्छे से बच्चों को पढ़ाएंगे। यही हमारी आज के इस अनुनय धरना का यही मुख्य उद्देश्य है और आगे भी ये धरना जारी रहेगा। जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। ये पीछे लिखा है, छत्तीसगढ़ सरकार फैसला करे सेवा सुरक्षा या इच्छा मृत्यु, मरना क्या उपाय है, इच्छा मृत्यु की मांग। अब सर हमारे पास तो कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि हमारे रातों की नींद उड़ गई है, हमारी कोई गलती नहीं है और हमारा संविधान भी यही कहता है कि किसी के साथ अन्याय ना हो। तो हमारे पास और कोई रास्ता दिखता ही नहीं है और हम सरकार से अपनी गलती मांगते हैं कि हमारी गलती क्या है, कि हमने गजट पत्र को देखा या हमने नोटिफिकेशन को देखा, हमारी गलती क्या है, हम ये पूछ रहे हैं सरकार से। देखिए बिल्कुल ये स्वाभाविक बात है, इसमें गलती किसकी है ये सोचने वाली बात है। इन्होंने सिर्फ परीक्षा का फॉर्म आया जो इनको जो योग्यता के आधार पर इन्होंने नौकरी पाई, अब इनकी नौकरी पर संकट है। कई लोग ऐसे भी हैं नौकरी में लगने के बाद सपना होता है गाड़ी खरीद लें, घर खरीद लें, लोन भी निकाले होंगे, अब नौकरी जाने का खतरा है तो भाई अब आएंगे लोन भी पटाना है। ऐसे कोई हैं क्या जो लोन निकाल के रखें? आप हो सर? बहुत से हैं आप? सर मैं यहाँ रायपुर का ही हूँ, पोस्टिंग मेरी कांकेर में है। आप जैसे बोल रहे थे बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, बहुत सी सामाजिक जिम्मेदारियाँ जुड़ी हुई हैं, लोगों की शादियाँ लगी हैं, इस नौकरी के में जो विवाद है उसके चलते शादियाँ टूटी भी हैं, लोग लोन निकाल के बैठे हैं। 3000 लोगों की 3000 अलग अलग कहानियाँ हैं सर। एक तरफ तो जो है जो नक्सली मुख्य धारा से अलग हो गए हैं, सरकार उनके लिए पुनर्वास योजना चला रही है और पुनर्वास योजना में शामिल होकर के मुख्य धारा में शामिल होकर के हमारे आदरणीय गृह मंत्री के सामने जो है अपना कार्यक्रम दे रहे हैं। और दूसरी तरफ एक व्यक्ति जो सिस्टम में अपने अंतिम छोर से
मेहनत करते हुए, जैसे हमारे भाई बता रहे हैं बेरोजगारी भत्ता लेकर उन्होंने पढ़ाई किया, उस तरह से जो सिस्टम से धीरे धीरे कछुए की चाल से आगे बढ़ रहे हैं और मुख्य धारा में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें सिस्टम अपना शिकार बना करके नौकरी से बाहर कर देगा, तो वो मुख्य धारा में पढ़ा लिखा हुआ नौजवान कहाँ जाएगा। इसी तरह से तो विद्रोह जन्म लेता है, जब सिस्टम से आदमी हार जाता है तभी विद्रोह का जन्म होता है। तो हमारी सरकार से यही विनती है, यही अनुनय है कि ये जो सारी गलतियाँ थी, आप कांग्रेस भाजपा ना करें इसमें। अभी हमारा जो केस चल रहा था जिस पे हम बाहर हो रहे हैं, वो केस तो कहीं भर्ती विज्ञापन में मेंशन नहीं था, तो छत्तीसगढ़ में कौन अधिकारी थे उन पे एक मृत्युदंड दे दें, और 2018 में एनसीटी का जो गजट बना था वो कौन अधिकारियों ने बनाया था उस पर मृत्युदंड दे दें, और सार्वजनिक रूप से आकर के जो है तथाकथित मंत्रालय और यहाँ जो है हमारे जो जिम्मेदार हैं वो आकर के सार्वजनिक रूप से जो है हमारे लोगों से माफ़ी मांग लें कि नहीं भाई हम आपकी नौकरी नहीं बचा सकते, हम आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। ये क्या तरीका हुआ सर? इतने बड़े बड़े जिम्मेदार आईएएस बैठे हैं, सब बैठे हैं, वो कैसा नियम बना रहे हैं। भाई भी बोल रहा था हमारा विकास मिश्रा कि ये कोर्ट में 2 मिनट नहीं ठहर पा रहे हैं। ऐसे थोड़ी होता है कि लाखों लाखों बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। बीएड कोई छोटी मोटी वो नहीं है सर, उसका फीस आज लाखों में आप पता कर लीजिए। ये बच्चे पैसा जोड़ जोड़ के बीएड किए हैं, पैसा जोड़ जोड़ के तैयारी किए हैं, और एक आपके जो पॉलिसी मेकर से नियम नहीं बना पा रहे हैं कि क्या इसको भर्ती में शामिल होना है, क्या इसमें भर्ती में शामिल नहीं होना है। इस तरह से कैसे चलेगा? हर दूसरे दिन या तो सरकार ये बोल दे कि हम जो भी भर्ती निकालते हैं उसमें जितने भी लीगल क्लॉज लगे हैं उसको आप पहले वकालत कर लीजिए, वकालत करके पढ़ लिख लीजिए, 4 कोर्ट का जज का ओपिनियन ले आइए, उसके बाद भर्ती में बैठिए। अब यही करना पड़ेगा लग रहा है। मैं अपने सारे जो जूनियर साथी हैं, जो युवा हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनको यही बोलता हूँ कि आप जितने भी भर्ती विज्ञापन चल रहे हैं उसमें पहले देख लो भैया कौन कौन सा कोर्ट केस है, और कोर्ट केस आप मेंशन किए हो कि नहीं किए हो। यहाँ तो हमारी इतनी महान सरकार है कि वो केस मेंशन ही नहीं किए जिसमें हमको बाहर कर रही है। लोग बोलते हैं अपॉइंटमेंट कंडीशनल था। मेरा कहना है कि जिस केस के आधार पे आपने अपॉइंटमेंट को कंडीशनल बनाया, क्या वो केस मेरी भर्ती विज्ञापन में मेंशन था? नहीं था। एक तरफ 5 जज की कोर्ट का बेंच का फैसला आ गया है कि भर्ती विज्ञापन एक बार शुरू हो जाए तो नोटिफिकेशन से उसमें बाद में बदलाव नहीं किया जा सकता। 5 जज का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जिसमें चंद्रचूड़ साहब शामिल थे। दूसरी तरफ फैसला है कि नहीं, इन बीएड शामिल नहीं होगा, डीएड शामिल होगा, बीच में चेंज हो गया ये। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी इन नेचर आ गया सीधा सीधा। तो मेरा वही कहना है कि ये हम लोग कोई वकालत किए हुए लोग तो नहीं हैं। हम लोग को एक सिलेबस मिला था, एक ग्राज पत्र था जिस पे हमने भरोसा किया और उसके बाद तैयारी की। या तो आप छत्तीसगढ़ के सारे बच्चों को बोल दे पहले एलएलबी करें, उसके बाद फिर भर्ती विज्ञापन को, ताकि आपको एक समझ हो और आप सिस्टम से लड़ सकें। और सिस्टम में भी जहाँ जज रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट में लंच के बाद जब सुनवाई हुई सेकेंड हाफ में, वहाँ पे धूलिया साहब जो आदरणीय जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिन्होंने फैसला दिया था, उन्होंने पूछा 6 to 8 में इनके लिए क्या रास्ता है। सरकार चुप। माननीय नरेंद्र व्यास जी जिन्होंने मौखिक टिप्पणी की है हाई कोर्ट में, सरकार के पास शक्तियाँ हैं, हम सुप्रीम कोर्ट का नियम समझते हैं, लेकिन राज्य शासन इनके लिए कर सकती है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, हाई कोर्ट के जस्टिस बोल रहे हैं, जो मेरे से ज़्यादा कानून के जानकार हैं, तो सिस्टम में अच्छे खासे जानकार माने जाते हैं। तो जब जानकार बोल रहे हैं, आदरणीय धर्मजीत सिंह जिन्होंने विधानसभा में बात रखी, जो भाजपा की विधायक है, हमारे बच्चे हैं, मेरिट के लाए हुए बच्चे हैं, जो हो गया त्रुटिवश, अधिकारियों की गलतीवश जो हो गया, अब इनको रख लो और आगे से जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें। तो आप जो है एक तरफ बोल रहे हैं कि कोर्ट का निर्णय, कोर्ट का पूरा पक्ष तो अब सुनिए। ठीक है, लिखित में उन्होंने नहीं बोला है, मौखिक रूप से तो उन्होंने बात की है, उस पर आप संवेदनशीलता दिखाएंगे। और ऐसा एक भी भाजपा का विधायक नहीं हो सकता, ऐसा एक भी भाजपा का मंत्री नहीं हो सकता जिसके दरवाजे पे, चौखट पे जाकर के हमने अपनी बात नहीं रखी हो। हमने अनुनय तब भी की थी, अनुनय अब भी कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से अगर हमारे साथ छल किया जाएगा, कपट किया जाएगा, छल कपट शब्द मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये बच्चे को पता ही नहीं था कि ऐसा कोई केस चल रहा है भर्ती विज्ञापन में, तो वो क्या करेगा? सिस्टम का विद्रोही तो बनेगा वो। और आप जो इच्छा मृत्यु चाह रहे हैं सर, कोई नहीं चाहता है। 4 लोगों का परिवार जुड़ा हुआ है, सिंगल अर्नर है यहाँ पे। ये जो मांग रहे हैं बहुत कड़ा दिल करके मांग रहे हैं, इनको मालूम है अगर ऐसा कुछ मांग होता है तो हमारे पीछे 4 लोग खड़े हैं, उनका क्या होगा। लेकिन सोचिए उसका दिल कितना कड़ा होगा जो आज ये मांग कर रहे हो। आप सोच सकते हैं कि इनके दल एसी के कमरे में बैठकर जो नीति निर्माण करते हैं और बाद में इनको क्या पता है। तो भैया इनको पता ही नहीं था कि उस समय क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। इन्होंने पेपर भी हुआ, रिजल्ट भी आया, इनको योग्यता के आधार पर नौकरी भी मिली, अब इनकी नौकरी पर खतरा है। कार्रवाई उन पर भी होना चाहिए जो लोग ऐसे नीति बनाते हैं, जो फांसी का फंदा इन लोगों के जी का जंजाल बनता है, उन अधिकारियों पर भी गाज गिरनी चाहिए। सिर्फ इन्हीं लोग क्यों उत्तर से, और भी कुछ लोग हैं बात। हाँ बताइए सर। माननीय विष्णुदेव सरकार, आपसे मेरे एक ही निवेदन है सर, आप पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं और शिक्षा विभाग भी आप ही के साथ में है सर।
तो मैं नहीं चाहता कि आपका पहली बार मुख्यमंत्री और शिक्षा विभाग आपके साथ देने पर आपके दामन में इस प्रकार का दाग लगे कि आप ही के विभाग से 3000 सहायक शिक्षक लोगों को बेरोजगार किया जाए सर। इससे आपसे एकदम अनुग्रह हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है सर, हम लोग की नौकरी को बचाएं सर। इस तरह से हमारे साथ अन्याय न करें सर, अन्याय न करें सर, अन्याय न करें। ये आप कहाँ से आए हो? छोटी बच्ची दिख रही है आपको। सर मैं नरहरपुर ब्लॉक तिरियार पानी से आई हूँ। अच्छा। हाँ, मेरा मतलब इतना संवेदनशील एरिया है कि मतलब वहाँ आने जाने का भी सुविधा नहीं है, फिर भी हम बच्चे को लेके यहाँ तक आए हैं और 2 दिन से यहाँ पे रुके हुए हैं। इतना ठंड है, बहुत सारी परेशानियाँ हमको झेलनी पड़ रही है और चल के भी आए हैं। तो हाँ, तो वही मतलब सरकार से हमारा बस एक ही अनुरोध है कि हमको बस हमारी सेवा को सुरक्षित करें। हमें उनके ऊपर पूरा विश्वास है, जितना जल्दी हो सके हमारे लिए कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाले, हमें इस तरह से यहाँ वहाँ भटकना ना पड़े, बस यही अनुरोध करते हैं। आप कहाँ से आए हो? यहीं साथ ही आए हैं आप? हाँ, मैं इनके साथ ही आई हूँ। हम लोग कम से कम 5-7 दिन हो गया सर, पूरा चल ही रहे हैं, कहीं पर रुकने का व्यवस्था है, कुछ भी है, जैसे भी दिक्कत है सब लोग को। आप सोचिए कि एक बच्चा एक दिन स्कूल नहीं जाता है तो उसका कितना पीछे हो जाता है। तो सोचिए हम लोग हज़ारों शिक्षक आज इस स्थिति में हम लोग को आना पड़ गया है, तो हज़ारों छोड़िए लाखों की संख्या में बच्चे होंगे, उनका भविष्य किस ओर जा रहा है आप लोग समझ सकते हैं। ये बड़ा दयनीय स्थिति। एक तरफ वो लोग हैं जो इनको हटा के नौकरी चाह रहे हैं और एक ये लोग हैं जो लोग कह रहे हैं कि भैया हमारी नौकरी सुरक्षित कीजिए। आप कहाँ से हो? सर मैं नरहरपुर ब्लॉक कांकेर से हूँ। अच्छा, वहीं से ही? हाँ, वहीं पे पदस्थ हूँ और मेरा तो सरकार से बस यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम सभी लगभग 3000 है और सभी रोज़गार के लिए, अर्निंग के लिए इसी जॉब पे डिपेंडेंट है। हमारी फैमिली इसी जॉब पे डिपेंडेंट हो चुकी है। तो सरकार से बस हमारा रिक्वेस्ट है कि हमारी जॉब को कैसे भी करके बचाए। उनके पास असीमित शक्तियाँ हैं, वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है, बीच का रास्ता निकाल सकती है, हमें डीएलएड के लिए टाइम दे सकती है, हमें शिक्षक के पदों पे, लैब टेक्नीशियन के पदों पे समायोजित कर सकती है। तो हमारा बस रिक्वेस्ट है सरकार से, हम राह चलते लोग नहीं हैं, हम उनके अब कर्मचारी बन चुके हैं और कहीं ना कहीं हम उनके शासन तले हैं। अब हमारी जो रोज़गार है, हमारी जो भविष्य है इसी जॉब पे डिपेंडेंट है। तो बस एक ही विनती है कि हमें समायोजित करें, हमारी जॉब को सुरक्षित करें। कोर्ट का फैसला है, 15 दिन के अंदर लिस्ट जारी कीजिए डीएड वालों का, आपको हटाइए। अब तो आचार संहिता भी लग जाएंगे, चुनाव भी होने वाले हैं। जी सर, देखिए नमस्कार, मेरा नाम अंजलि सराफ है और मैं सरगुजा ज़िले में सहायक शिक्षक के पद पर पदस्थ हूँ। देखिए तथ्यात्मक पहलुओं पे तो बात ऑलरेडी हो चुकी है, तो कुछ भावनात्मक पहलू हैं जिन पे मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी सर। जहाँ मेरी नौकरी है ऐसा सुदूर अंचल है सर, और मेरे जैसे और भी कई लोग हैं, जैसे सरगुजा में ही आप देखेंगे कोरवा बच्चे हैं जहाँ मैं शिक्षा दे रही हूँ। जी, कोरवा जनजाति के बच्चे हैं सर। ऐसे बच्चे हैं जो अपने घरों से निकल के नहीं आते, आपको घर बुलाने जाना पड़ता है कि चलो स्कूल का टाइम है, आ जाना, कम से कम खाना खा के आ जाना। सर ऐसे जगह पे, ऐसे सुदूर अंचलों में हम अपनी सेवाएं दे रहे हैं जहाँ लोग भविष्य लिखना नहीं जानते थे, और ऐसे जगहों पे हम जाके सार्थक भविष्य का सपना दिखाए हैं उन लोग को, और आज 1.5 साल बाद हम निकल जाएंगे एकाएक नौकरी से, तो उनके मन में भी तो प्रश्न चिन्ह आएगा ना सर। ऐसा भी होता है, मतलब सरकारी नौकरी की क्रेडिबिलिटी ही खत्म हो जा रही है अगर ऐसा कुछ हो जाता है। मेरी आशा है कि ऐसा कुछ ना ही हो, सरकार हमारी बात सुने, बिल्कुल सब पहलुओं को ध्यान में रखे। हमारी भी सामाजिक प्रतिष्ठा का सवाल हो गया सर, 1.5 साल से ऐसी जगहों पे हम नौकरी दे रहे हैं, और जब एक शिक्षिका ऐसे सुदूर क्षेत्र में जाके अपनी सेवा देती है तो सिर्फ जो बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, वही प्रभावित नहीं होते, उनके माँ बाप, ऐसे जगहों पर रहने वाले लोग प्रभावित होते हैं। कई लोग प्रभावित होते हैं कि हाँ, हमें अपनी बच्चियों को स्कूल भेजना चाहिए, उनको उनकी शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहिए। जो ये महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं सर, और 1600 महिलाएँ हैं 3000 में जितनी नियुक्ति हुई है, और एकाएक ऐसे निकाला जाएगा तो बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा सर। जी, बुरा प्रभाव पड़ेगा, और इस प्रभाव का नतीजा अब आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि सरकार को सख्त लहजे में एक बार कोर्ट ने कह दिया है कि लिस्ट जारी कीजिए। दूसरी ओर इनकी आजीविका के साधन, इनकी आजीविका को सुरक्षित करना भी सरकार की ही जिम्मेदारी है। तो ऐसे में क्या वो नैतिक फैसला सरकार लेगी ये देखने वाली बात होगी। आप ये जितना हुजूम देख रहे हैं ना, ये सभी अपनी नौकरी को बचाने के मांग को लेकर ही आज तूता में इकट्ठा हुए हैं। खैर, इस पूरे मामले में आखिर होता क्या है, क्या निष्कर्ष निकालेंगे सरकार, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि आचार संहिता सामने है, लगेगा।
खैर इस मामले में आपकी राय क्या है बताइएगा ज़रूर, क्योंकि विकट स्थिति है और एक तरफ वो लोग हैं, एक तरफ ये लोग हैं। बताइएगा क्या आप सोचते हैं इनके सवाल को सुनने के बाद, इनके जो बातें हैं उनको सुनने के बाद में। खबरें और भी है जिसके लिए बने रहिए छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।